इन दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीका से चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। एक कमेंट आया था कि सर आप ज्योग्राफी पढ़ाइए। हम तो ऐसे में सर तो है ही नहीं, हम तो आप लोग के बड़े भाई की तरह हैं, हम सर नहीं हैं। ठीक है, तो एक कमेंट आया था, वहां पर लिखे थे कि आप क्लास 9 का ज्योग्राफी स्टार्ट करिए। तो ठीक है, हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए, ज्योग्राफी क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है भारत का आकार। भारत का आकार और स्थिति। यहाँ पर देखेंगे, इस चैप्टर को देखने से पहले देखना, यहाँ पर आप लोग की जानकारी होना चाहिए भूगोल किसको कहते हैं। भूगोल किसको कहेंगे? भूगोल किसको कहेंगे? देखिए, पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित पर्यावरण को क्या कहेंगे? भूगोल कहेंगे। पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित पर्यावरण को भूगोल कहेंगे। यहाँ पर भूगोल के जनक कौन कौन हो जाते हैं? एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज। आप पढ़े होंगे इतिहास में मेगास्थनीज। ठीक है, आप पढ़े हैं मेगास्थनीज इतिहास में। अब मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। तो जो हमारे भूगोल के पिता है, यह भी कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान। हमारे जो पिता है भूगोल की, कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के ही रहने वाले हैं। ये भूगोल की पिता कौन हो जाते हैं? एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज आपको याद होना चाहिए। भूगोल की पिता कौन है? एराटोस्थनीज। भूगोल किसको कहेंगे? पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित पर्यावरण का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। देखिए, इसमें पढ़ेंगे भारत का आकार और स्थिति, पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। देखिए, भारत का आकार कैसा है, तो आप भारत का आकार देखकर बता देंगे अगर मैथ पढ़े हैं तब। देखिए, भारत का अगर आकार कहा जाए तो सिंपल सी बात है, चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है जो हमारा भारत है। ऊपर भी एक सिंपल से देखा जाए, ऊपर भी एक कोण जैसा बन रहा है, मतलब इस तरह भारत है। इस तरह देखा जाए, क्या इस तरह भारत है, तो ऊपर भी एक कोण बनेगा, इस नीचे भी एक साइड, नीचे भी। तो ज्योग्राफिकल में यहाँ पर मैथ के हिसाब से देखा जाए तो भारत का लगभग आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय आकार। चतुष्कोणीय भारत का आकार कैसा हो जाता है? चतुष्कोणीय भारत का आकार हो गया। लेकिन भारत का स्थिति का बात कहा जाए, इससे पीछे आपको बहुत सारी जानकारियां का होना जरूरी है। भारत का आकार तो आसानी से बता देंगे कि भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय। भारत की स्थिति बताने के लिए आपको वर्ल्ड मैप में कुछ जानकारी होना जरूरी है। देखिए, भारत यहाँ पर वर्ल्ड मैप में टोटल 7 महादेश होते हैं। देखिए, हम लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में रहते हैं। पहले 7 महादेश कौन कौन सा है? और एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है। देखिए, एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यह 7 महादेश है। सातों महादेश में सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश हो जाता है और यहाँ पर सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश होता है। देखिए, जो हम लोग का विश्व है, विश्व के मैप में कुछ काल्पनिक रेखाएं गुजरी हुई है। इन काल्पनिक रेखाओं को क्या कहेंगे? कुछ क्षैतिज रूप से काल्पनिक रेखाएं गुजरी है, कुछ ऊर्ध्वाधर रूप से काल्पनिक रेखाएं गुजरी है। इन रेखाओं को पहले समझते हैं। इन रेखाओं को क्या कहेंगे? यह रेखा क्यों गुजरी है? देखिए, यह हमारा क्या है? पूरी तरह क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी कैसा है? गोल है। लेकिन ज्योग्राफिकल रूप से देखा जाए तो कहीं ऊंच है, कहीं नीच है, यानी कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं क्या है? समुद्र है। तो जिसके कारण हम लोग का पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, यानी पूर्णतः फुटबॉल की तरह नहीं है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। देखिए, पृथ्वी से एक रेखा बीचों बीच होकर गुजर कर जाती है। इसको कहते हैं मकर रेखा। या मकर रेखा नहीं, इसको कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा।
विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यह क्या होता है? अक्षांश रेखा होता है। यह कौन सा रेखा है? अक्षांश रेखा। पहले आपको पता होना चाहिए, मैप में अगर लोकेशन बताना रहता है तो ऊपर में होता है दिशा, उत्तर दिशा होता है, नीचे में दक्षिण दिशा, और जो हमारा दायां साइड होता है, दायां साइड पूरब दिशा होता है, और बायां साइड पश्चिम दिशा होता है। तो यह चीज आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहां पर देखिए अक्षांश रेखा जो नीचे ये गुजरा हुआ है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा है ही, लेकिन यह एक हिसाब से कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा का परिभाषा क्या होता है? अक्षांश रेखा हम किसको कहेंगे? देखिए, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा, ग्लोब तो यहाँ पर नहीं है, ग्लोब आप देखिएगा तो ग्लोब क्या है? गोल है। तो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, ग्लोब पर खींची गई सीधी काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। उसे कौन सा रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए, तो यह कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। यह अक्षांश रेखा पृथ्वी पर 0 डिग्री पर है। इसको मान लिया गया है 0 डिग्री, 0 डिग्री पर है नहीं। देखिए, यह 0 डिग्री पर है, और यह अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा कहलाता है, भूमध्य रेखा कहलाता है, यह पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। एक हो जाता है उत्तर में उत्तरी भाग हो जाता है, एक दक्षिणी भाग होता है। जो उत्तर में चला जाता है उत्तरी गोलार्ध, यानी गोला का आधा भाग। गोलार्ध कहे का मतलब देखा, उत्तर में चला गया, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, गोला का आधा भाग। गोलार्ध को आप संधि विच्छेद करिएगा तो गोल प्लस आर्ध, गोल प्लस आर्ध आएगा, यानी गोला का आधा भाग कहां चला गया है? उत्तर में। तो यहां उत्तर में चला गया है, तो इसका पूरा नाम, जो इतना भाग दिखाई दे रहा है, इसका पूरा नाम क्या है? उत्तरी गोलार्ध। जो दक्षिण में चला जाता है उसका नाम क्या हो जाता है? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो हम लोग का भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा गया है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे क्या हो गया? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होता है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यह उत्तरी गोलार्ध हो गया, यह दक्षिणी गोलार्ध हो गया। आप उत्तरी गोलार्ध में देखिए, यहाँ पर गया है 0 डिग्री, यही 0 डिग्री पर गया हुआ जो हमारा रेखा है, यह रेखा जो 0 डिग्री पर गया है, यह रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। यहाँ पर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है यह रेखा, इसलिए इस रेखा को इक्वेटर रेखा भी कह देते हैं। इक्वेटर रेखा इसको कह देते हैं। देखिए, अधिकतर भाग देखिए उत्तर में देखिए अधिक स्थल है, समुद्र कम है। नीचे में आप देखेंगे स्थल कम है, समुद्र अधिक है। तो भारत यहाँ पर उत्तरी भाग में यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक स्थल मिलता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कह देते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक जल मिलता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कह देते हैं। तो हम लोग का भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है? आप जो 0 डिग्री पर गया रेखा इसके जस्ट ऊपर है, तो यहाँ पर कौन सा हमारा है? यहाँ पर भारत है। यहाँ पर तो हम लोग का भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अक्षांश रेखा बहुत सारे होकर गुजरती है, बहुत अक्षांश रेखा गुजरती है। नीचे लगभग नहीं, नीचे 90 अक्षांश रेखा गुजरती है, और 90 अक्षांश रेखा गुजरती है। 1-1 डिग्री कोण पर 1-1 अक्षांश रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है, यानी 0 डिग्री से नीचे 90 डिग्री तक बढ़ जाता है, और 0 डिग्री से ऊपर भी कितना डिग्री तक बढ़ता है? 90 डिग्री। 1 डिग्री पर 1 अक्षांश रेखा होता है, तो 90 अक्षांश रेखा नीचे हो गया, और 90 अक्षांश रेखा ऊपर हो गया। 90 अक्षांश रेखा कितना हो गया? ऊपर हो गया। एक जो बीच में गया है इक्वेटर रेखा, भूमध्य रेखा, एक रेखा यह हुआ, यह भी कहा, यह भी कौन सा रेखा? अक्षांश रेखा है। तो बताओ ग्लोब में कुल कितने अक्षांश रेखा खींचे गए हैं? 181 अक्षांश रेखा खींचे गए हैं। अब चलते हैं देशांतर रेखा पर। अब चलते हैं कहा? देशांतर रेखा पर। यहां पर देशांतर रेखा किसको कहेंगे? देखिए, पहले फिर से ग्लोब बनाते हैं। यह क्या हो गया? ग्लोब हो गया।
यह बीच में गया है, यह कौन सा अक्षांश रेखा है। अब देखिए बीच में ग्लोब गया है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है और नीचे में कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर, ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर सीधे आने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यह केवल ग्लोब में देखने को मिलता है, इसीलिए काल्पनिक रेखा कहते हैं। किसी प्रकार का पृथ्वी पर कोई भी काल्पनिक रेखा नहीं खींचा गया है। आपको बता देते हैं अक्षांश रेखा देशांतर रेखा खींचने का मेन मकसद था कि किसी देश का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए यह अक्षांश रेखा देशांतर रेखा खींचा गया है। तो देखिए देशांतर रेखा ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। आप ग्लोब में देखेंगे तो खींचा गया है रेखा, ठीक है। तो यह क्या, उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरने वाली सीधी रेखा यहाँ पर देशांतर रेखा कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर देशांतर रेखा, बहुत सारे देशांतर रेखा गुजरते हैं, बहुत सारे देशांतर रेखा गुजरते हैं। तो यहाँ पर देखिए 180 यहाँ पर जो बीच में गया है, यह बीच में 0 डिग्री कोण पर देखा जाए, यहाँ पर 0 डिग्री कोण पर यहाँ पर कौन सा रेखा गया है, हम लोग का देशांतर रेखा गया है। इस साइड देखें तो 180 देशांतर रेखा इस साइड गुजरता है, 180 देशांतर रेखा इस साइड गुजरता है, 90 अक्षांश रेखा ऊपर गुजरता है और 90 अक्षांश रेखा नीचे गुजरता है। आप देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा से एक जाल की तरह आप देख रहे होंगे। यह जाल सभी देशों पर होकर गुजरा है। भारत में भी बहुत सारे इन सारे रेखाएं गुजरे हैं, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, और इन्हीं अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा की मदद से हम लोग भारत का लोकेशन निकालेंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं, पहले यहां पर बता देते हैं कि भारत कहाँ है। यहां से तो आप लोग बताए थे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए जो बीच वाली रेखा गया है, बीच वाली रेखा से जो ऊपर वाली अक्षांश रेखा है, उस सारी अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। जो बीच वाला इक्वेटर रेखा है, इसके नीचे वाली जितनी अक्षांश रेखा होती है, उस अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो उत्तरी अक्षांश में एक रेखा आ जाता है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पर कौन सा रेखा आता है, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। एक नीचे में दक्षिणी गोलार्ध में एक दक्षिणी अक्षांश आ जाता है, उसका नाम होता है मकर रेखा, मकर रेखा। आप यहाँ पर आपको मैप में बता देते हैं 23.5 डिग्री पर होकर गुजरता है, भारत के बीचों बीच होकर गुजरता है, और 23.5 डिग्री दक्षिण से होकर गुजरता है, या ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो लोकेशन बता देंगे कि भारत उत्तरी अक्षांश में है, भारत कहाँ है, उत्तरी अक्षांश में है। और जो बीच में गया है देशांतर रेखा, इस साइड जितने भी देशांतर रेखा जाते हैं उसको कहते हैं पूर्वी देशांतर, और जो बीच वाली रेखा से इस साइड जितने भी देशांतर रेखा जाते हैं उस सारी देशांतर रेखा को कहते हैं पश्चिमी देशांतर रेखा। तो देशांतर में भारत पश्चिमी देशांतर में है, और यहाँ पर अक्षांश में पूर्वी अक्षांश में है, यहाँ पर उत्तरी अक्षांश में है। तो भारत उत्तरी अक्षांश में हो गया, अब पूर्वी देशांतर में हो गया। उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, यानी जो यह वाला भाग है, इस भाग को क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। इस भाग को क्या कहेंगे, देखिए उत्तरी अक्षांश पश्चिमी देशांतर, उत्तरी अक्षांश पश्चिमी देशांतर। अब बताइए इस भाग को क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश पश्चिमी देशांतर, दक्षिणी अक्षांश पश्चिमी देशांतर। इस वाले भाग को क्या कहेंगे, देखिए दक्षिणी अक्षांश पूर्वी देशांतर, दक्षिणी अक्षांश पूर्वी देशांतर। आप इतना लोकेशन आप लोग बता सकते हैं, इतना जानकारी आपके पास हो गई। आप चलते हैं सीधे भारत के लोकेशन पर। देखिए भारत को तो हमको बनाने नहीं आता है, कोई कलाकार नहीं है, लेकिन फिर भी बना देते हैं भारत का मैप। देखिए यहां पर हम लोग का क्या बन गया, भारत बन गया। उतना अच्छा नहीं है मेरा भारत, भारत तो अच्छा है, मेरा मैप अच्छा नहीं है।
देखिए यहां पर इसका एक पॉइंट यहां पर मिलेगा, एक पॉइंट यहां पर मिलेगा, एक पॉइंट यहां पर मिलेगा, एक पॉइंट यहां पर मिलेगा। क्या कौन सा ये पॉइंट है? सबसे सबसे उत्तर का ही पॉइंट है, सबसे पूरब का पॉइंट है, सबसे दक्षिण का पॉइंट और सबसे पश्चिम का पॉइंट। इन सारे लोकेशन को देखेंगे, देखिए यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हम लोग का क्या है, यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार है। और यहाँ पर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट। आप कहेंगे कि यहाँ पर डिग्री या मैप यहाँ डिग्री तो आ गया, सही बात है, यहाँ पर मिनट कैसे आ गया? देखिए यहाँ पर लोकेशन बताने के लिए 1 डिग्री बराबर 60 सेकेंड होता है। सेकेंड को ऊपर एक बार से व्यक्त करेंगे और 1 सेकेंड 1 मिनट में, सेकेंड नहीं या मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इस सेकेंड को डबल बार से व्यक्त करेंगे, डबल बार से व्यक्त करेंगे। यह क्या हो गया? लोकेशन बताने के लिए है, न कि समय बताने के लिए है। समय बताने के लिए आगे बताएंगे क्या करना है, मानक समय रेखा होता है, उसके लिए समय बताने के लिए वहां पर भी बताएंगे, वहां पर भी डिग्री आएगा, लेकिन उस डिग्री का मतलब अलग होता है, यहाँ पर डिग्री अलग है। देखिए हम लोग का अक्षांशीय विस्तार कहेगा, पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पर देशांतरीय विस्तार बताना रहेगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। हम लोग किस देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में है। किस अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में है। तो यहाँ पर आप लोग भारत का स्थिति बताना रहेगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यह हम लोग का पूरा स्थिति हो गया। हम लोग का एग्जैक्ट लोकेशन यही है। तो यहाँ पर जो लोकेशन है, इस लोकेशन के पास पाया जाता है कौन सा? कन्याकुमारी। और जो ऊपर में है इंदिरा कौल। आज जो पूरब साइड में है, पूरब साइड में किबिथु। आज जो पश्चिम है, पश्चिम में कौन सा आ जाता है? पश्चिम में आ जाता है गोमोता। पश्चिम में कौन सा आ जाता है? गोमोता। यह गुजरात में हो जाएगा या कश्मीर में हो जाएगा, लेकिन इसका लगभग 70% भाग आज क्या है? लद्दाख का हिस्सा बना हुआ है। जो पीओके वाला हिस्सा है वह भी लद्दाख में ही आता है। तो यह जो इंदिरा कौल है वर्तमान में लद्दाख में है। जो दक्षिण में आप देख रहे हैं कन्याकुमारी यहाँ पर तमिलनाडु में है। किबिथु हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए यहाँ पर अब आते हैं देखिए इन दोनों के बीच पूछेगा अंतर, यानी अक्षांशीय भारत का जो स्थिति है, इस स्थिति का अक्षांशीय अंतर कितना है और देशांतरीय अंतर कितना है। आप अंतर निकालिएगा तो लगभग 30 डिग्री आएगा। अक्षांशीय अंतर यहाँ पर अक्षांशीय अंतर निकालिएगा तब पर भी 30 डिग्री आएगा। देशांतरीय अंतर निकालिएगा तब पर भी कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री आएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं। देखिए अब बताते हैं सीधे लोकेशन यहाँ पर समय के बारे में। देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। आप कहिएगा कि 4 मिनट कैसे हुआ? 1 डिग्री में 4 मिनट हुआ, ये कैसे 4 मिनट हुआ? देखिए यहाँ पर पृथ्वी क्या करता है? चक्कर लगाता है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। तो 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है, यानी 365 डिग्री। इस तरह 365 डिग्री क्या हो गया? घूम गया 365 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं ना कि 24 घंटा में 360 डिग्री क्या लगाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अगर आप निकालिएगा घंटा को मिनट में बदलिए, 60 से गुणा कर मिनट में बदलिए, आई 360 डिग्री हो गया। आप दोनों को घटाइएगा तो 4 बार में खत्म हो जाएगा।
आप कटा कर देख सकते हैं 4 बार में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी हम लोग का 1 डिग्री में कितना मिनट आ जाएगा, 4 मिनट आ जाएगा। यह 4 मिनट किसको दर्शा रहा है, देशांतर को दर्शा रहा है। जो हम लोग का पृथ्वी है, पृथ्वी पृथ्वी इस तरह बहुत सारे देशांतर रेखा गुजरी है और इस तरह घूमता है, इस तरह घूमता है। तो 1 डिग्री में एक देशांतर हो गया, दूसरा का डिग्री में एक और देशांतर हो जाएगा। इस तरह 1 मिनट में, यानी 1 डिग्री में 4 नहीं, 1 डिग्री में कितना मिनट, 4 मिनट। यानी एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट लगेगा एक देशांतर को पार करने में। जिससे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर्य का फोकस आ रहा है और यह देशांतर है। इस देशांतर के बाद अगला देशांतर मान लेते हैं यह वाला है। तो अगर घूमेगा तो 4 मिनट के बाद इस यह वाला पॉइंट यहाँ तक पहुंच जाएगा, मतलब सूर्य के प्रकाश के जस्ट सामने पहुंच जाएगा। समझ में आया? तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। और यहाँ पर हम लोग का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है, 30 डिग्री का है। लेकिन यहाँ पर समय किस पर निर्भर करता है, देशांतरीय विस्तार पर निर्भर करता है। जो खड़ा है इस तरह घूम रहा है तो समय किस पर निर्भर करेगा, देशांतर पर निर्भर करता है। तो आप देशांतरीय अंतर निकालिएगा तो लगभग 30 मिनट आएगा। 1 डिग्री में 4 मिनट और 30 डिग्री में कितना आ जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट यानी 2 घंटा, यानी 2 घंटा। तो पूरब में सूरज भगवान कीबुतु के पास अगर उग रहा है, कीबिथु के पास 7 बजे उग रहा है, तो बताइए गोमता के पास कितना बजे सूर्य उगेगा, 9 बजे उगेगा। यानी जो बजे यहाँ पर सूर्योदय होगा तो बजे यहाँ पर उसके 2 घंटा बाद सूर्योदय होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 घंटा बाद होगा। तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें होने लगा कि अलग अलग स्थानों का समय कितना हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो कामकाज जितना भारत में कामकाज हो रहा है, जितने भी काम किए जा रहे हैं वह अलग अलग समय पर होगा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर होगा। तो इसके लिए एक मानक समय बना दिया गया, भारत का एक मानक समय बना दिया गया है, यहाँ से एक मानक समय बना दिया गया। ठीक है, विश्व स्तर पर भी कोई भी काम होता है तो उसके लिए एक मानक समय बनाया गया। जो 0 डिग्री देशांतर, जो 0 डिग्री पर जो गुजरता है देशांतर रेखा, उसी से होकर गुजरने वाली जो एक पॉइंट है उसका नाम है ग्रीनविच, जो इंग्लैंड में पड़ता है। यहाँ पर क्या पड़ता है, ग्रीनविच। यहाँ पर क्या है, ग्रीनविच है। तो इस ग्रीनविच से पूरे भारत का समय रेखा देखा जाता है। और देखिए भारत क्या है, यहाँ पर ग्रीनविच से पूरब साइड है। तो बताइए सबसे पहले पूरब साइड सूर्योदय होगा कि पश्चिम साइड होगा? तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि पूरब साइड सूर्योदय होगा। तो जितने भी स्थल हैं, जितने पूरब में रहेगा सूर्योदय सबसे पहले होगा। तो यहाँ पर भारत इसके तुलना में तो बहुत अधिक पूरब में है। तो आप डिग्री से बता सकते हैं कितना डिग्री पूरब में है। यहाँ पर 0 डिग्री पर है। अब भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। ठीक, 82.5 डिग्री है। और यहाँ का समय रेखा का अंतर अगर देखा गया तो 5.5 घंटा का अंतर हुआ। कितना घंटा का अंतर हुआ, 5.5 घंटा का अंतर हुआ। तो 5.5 घंटा का अंतर हुआ, तो भारत कितना समय पहले है, 5.5 घंटा पहले ही भारत में सूर्योदय हो जाता है। और इंग्लैंड में देखा जाए यहाँ पर तो 5.5 घंटा बाद सूर्योदय होता है। और इंग्लैंड के बाद जितने भी देश आ जाते हैं, अमेरिका आ जाता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में जितने देश आ जाते हैं उस सारे देश में लगभग 12 घंटा का अंतर पड़ जाता है भारत से। समझिए, तो भारत में अगर दिन हो रहा है, दिन सुबह 6 बज रहा है, तो बताइए अमेरिका में कितना बजेगा, शाम को 6 बजेगा उसी समय। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए कि इन दोनों के बीच 30 डिग्री का अंतर हुआ। अक्षांशीय विस्तार निकालिए या देशांतरी विस्तार का अंतर निकालिए, 30 डिग्री का ही अंतर आएगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो बताइए 30 डिग्री में 2 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। यानी सोचिए इतना बड़ा भारत में 2 घंटा का अंतर हो जा रहा है, 2 घंटा का अंतर हो जा रहा है। तो बताइए रूस का अक्षांशीय विस्तार इस तरह है। तो सबसे अधिक अक्षांश रेखा को टच करने वाला कौन सा देश है, रूस है। सबसे अधिक अक्षांश रेखा को टच कर रहा है तो रूस है। तो यह रूस क्या करेगा, यह रूस मानक समय रेखा अलग अलग स्थानों पर बनाएगा। तो सबसे अधिक मानक समय रेखा किसके पास है, रूस के पास है। क्योंकि यहाँ पर जो काम काज करेगा इस मानक समय पर किया जाएगा, यहाँ पर जो इसके आसपास काम किया जाएगा इस मानक समय पर किया जाएगा। तो यहाँ पर रूस के पास से टोटल 5
मानक समय रेखा है, मानक समय है। और जो चीन है, चीन अपना 2 से 3 यानी यहाँ पर 3 ही मानक समय बनाया हुआ है। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखने में लग रहा है कि बहुत छोटा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए देशांतरी विस्तार यहाँ पर जो मानक समय रेखा है भारत का 82.5 डिग्री होते हुए जाता है। भारत में एक ही मानक समय रेखा बना दिया गया है जो 82.5 डिग्री पर जाता है और यह 5 राज्यों से टच करता है। कौन कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा होकर गुजरती है। अभी बताया है कि भारत से बीचों बीच होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर 8 राज्य हो जाएंगे। कौन कौन 8 राज्य हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यह 8 राज्य भारत का राज्य है जो कर्क रेखा से होते हुए जाता है। और 5 राज्य मानक समय रेखा से होते हुए जाता है। मानक समय से होते हुए जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यह 5 राज्य मानक समय से होते हुए जाएगा और 8 राज्य कर्क रेखा से होते हुए जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि भारत का कौन सा राजधानी है, मतलब कोई भी स्टेट का राजधानी होगा तो भारत का कौन सा राजधानी है जो कर्क रेखा से होते हुए जाता है? तो भारत की 2 ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा से होते हुए जाता है। वह कौन सी राजधानी है? रांची हो जाएगा, झारखंड की राजधानी रांची, और यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। 2 यहाँ पर राजधानी है जो यहाँ कर्क रेखा से होते हुए जाती है। अब यहाँ पर चलते हैं भारत का समुद्री, यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर 2933 किलोमीटर यहाँ पर यहाँ उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। और जो यहाँ पर पूरब से पश्चिम का जो लंबाई है, 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। यह वाला एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, हमको लग रहा है इतना ही होगा, देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पर 3214, ठीक है, 3214 ही है। अब आगे चलते हैं कि भारत का समुद्री सीमा कितना है। देखिए भारत का समुद्री सीमा कहा जाए तो 6100 किलोमीटर है। भारत का समुद्री सीमा कितना है? 6100 किलोमीटर। जो यहां से गया समुद्री सीमा, इसका लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर है, ठीक। लेकिन देखिए इस साइड कौन सा खाड़ी है? अरब, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, इस साइड अरब सागर है, अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और जो अरब सागर में है हमारा कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है, ठीक। और टोटल समुद्री सीमा कितना है? 6100 किलोमीटर है, ठीक, 6100 किलोमीटर है। लेकिन पूछेगा द्वीप सहित भारत का कितना समुद्रीय सीमा है? द्वीप सहित भारत का कुल कितना समुद्रीय सीमा है? तो यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर, यह नहीं 0.6 किलोमीटर नहीं याद करना है, तो आप केवल याद कर लीजिए 7516 किलोमीटर द्वीप सहित भारत का समुद्रीय सीमा है। स्थलीय सीमा का बात कहा जाए, भारत का स्थलीय सीमा यहां से शुरुआत हो जाता है। भारत का स्थलीय सीमा कुल कितना है? 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय सीमा है। भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। और भारत का द्वीप सहित कुल
सीमा, कुल समुद्री सीमा कितना है? 7516 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर है। अब बात आता है कि समुद्री सीमा से कौन कौन सा राज्य होकर गुजरता है। तो देखिए समुद्री सीमा से कौन कौन सा राज्य होकर गुजरेगा, देखिए यहां पर बता देते हैं। यहां पर देखिए इसके नीचे तो इंडियन मैप है, लेकिन ज्योग्राफिकल मैप है तो उसमें अच्छी तरह से स्टेट वहां पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल मैप में जो ज्योग्राफिकल चीज दिखाई देता है। तो जो ऊपर वाला जो मैप देख रहे हैं यह पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में कुछ भी ज्योग्राफिकल चीज के यहाँ पर गणना नहीं किया जाता है, केवल यहाँ पर देश राज्य ये सब गणना किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए भारत का जो समुद्री तट है, समुद्री तट से होकर गुजरने वाली कौन कौन सा राज्य है, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यह कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यह 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाती हैं। सबसे अधिक कहा जाए समुद्री सीमा भारत की कौन सा राज्य बनाता है, जो गुजरात है सबसे अधिक समुद्री सीमा भारत का बनाता है। देखिए और सबसे कम समुद्री सीमा गोवा बनाता है। सबसे कम समुद्री सीमा कौन बनाता है? गोवा बनाता है। यहां पर देखते हैं स्थलीय मार्ग से कौन कौन सा पड़ोसी देश होकर जाता है। देखिए यहां पर हो जाता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। यह 7 देश हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा से होकर जाती है भारत के साथ, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। लेकिन 2 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा बनाती हैं, जो श्रीलंका है। कौन कौन सा देश है? श्रीलंका है और मालदीव है। श्रीलंका है और मालदीव है। तो आप लोग पड़ोसी देश का नाम बता सकते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नीचे में हो जाएगा श्रीलंका, मालदीव। यह 9 देश हैं, टोटल 9 देश हैं जो समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा बनाती है। 2 देश समुद्री सीमा बनाती है, 7 देश स्थलीय सीमा बनाती है भारत के साथ। अब चलते हैं, देखिए सबसे अधिक भारत के साथ स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है? सबसे अधिक भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर स्थलीय सीमा बनाता है। और सबसे कम स्थलीय सीमा कौन सा बनाता है? अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। सबसे कम स्थलीय सीमा 106 किलोमीटर यहाँ पर अफगानिस्तान बनाता है। लेकिन यह कहाँ है? अभी वर्तमान में पीओके वाले हिस्सा में है। अभी हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, इसलिए वर्तमान में ये क्या है? 106 किलोमीटर हम लोग के साथ अभी नहीं बना रहा है। जब पीओके हम लोग का हो जाएगा तो 106 किलोमीटर भारत के साथ बनाएगा। यहाँ पर तो है ही है, लेकिन यहाँ सारा कब्जा पीओके वाला किसके पास है? पाकिस्तान पीओके वाला कब्जा किया है। तो भारत भी होशियार है, इस सारे भाग को क्या कह दिया है? लद्दाख। सारे भाग को लद्दाख कह दिया है और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। लद्दाख को कौन सा बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश। यहां पर बता देते हैं सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो कहाँ है? अरब सागर में। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो यहाँ पर पूरा हिस्सा क्या है? लद्दाख है। और जो पीओके वाला हिस्सा है किसके पास है? पाकिस्तान इस पर अभी कब्जा किया है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर आता है? 7वां स्थान पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस स्थान पर आता है? 7वां स्थान पर आता है। तो इससे पहले 6 राज्य और होंगे। 7वां सबसे बड़ा देश भारत का और विश्व का कौन है? भारत है। तो इससे पहले 6 देश जरूर आएंगे। तो 6 देश कौन कौन से हैं? देखिए
कनाडा, यहां पर आ जाएगा रूस, सबसे पहले आएगा रूस, आएगा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन 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 को देश हुआ देखिए, रूस, कनाडा, अमेरिका, अमेरिका, चीन, 1 2 3 4 4 देश हुआ। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। आप कहिएगा कि भैया आप बताए हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, महादेश है। हाँ महादेश है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिखा है यह ऑस्ट्रेलिया नहीं है। इस ऑस्ट्रेलिया में एक देश है और यह देश यहाँ पर भी है, और अगल बगल जो बिखरा हुआ है छोटा छोटा जो द्वीप दिखाई दे रहा है, इस सारे द्वीप और इसमें जो एक देश है ऑस्ट्रेलिया, इस सारे को मिलाकर एक देश बन जाता है ऑस्ट्रेलिया देश, जो क्या है भारत का 6वां सबसे बड़ा देश है और भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया 6वां है सबसे बड़ा देश और भारत 7वां है सबसे बड़ा देश। अब विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, रूस हो जाएगा। और यहां पर अब देखते हैं 7वां सबसे बड़ा देश तो है ही भारत, लेकिन पूरे विश्व के कितने प्रतिशत स्थल भारत के पास है, 2.4% स्थल भारत के पास है। लेकिन भारत में जनसंख्या कितना परसेंट है, 17.5% जनसंख्या निवास करती है। सोचो दिक्कत है कि नहीं, 2.4% भारत को स्थल मिला हुआ है पूरे विश्व का, और उसमें से 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है, तो दिक्कत है ही। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान पर आ जाता है, अब पहला स्थान पर आता है हम लोग का चीन। चीन जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान पर है, भारत जनसंख्या की दृष्टि पर दूसरा स्थान पर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत 7वां स्थान पर है। पहले स्थान पर रूस आ जाता है, 6वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो आप कभी भी गलती मत करिएगा, जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिखे हैं भारत का विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, तो यह ऑस्ट्रेलिया महादेश नहीं है, इसमें एक देश है ऑस्ट्रेलिया, और इसके आसपास छोटा छोटा महादेश में यहाँ पर द्वीप पाए गए हैं। इन द्वीपों का क्षेत्रफल जोड़कर और यहाँ का क्षेत्रफल जोड़कर एक देश का निर्माण किया गया, वही देश है हम लोग का विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश। अब यहाँ पर आते हैं देश के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। आज क्षेत्रफल की दृष्टि से ही भारत का सबसे छोटा देश सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। तो ये चीज को आप लोग समझ लिए हैं। आज जो हम लोग का मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा आप लोग को नहीं बताया है, ये तो 5 राज्य से होकर गुजरता ही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस 5 स्टेट से होकर गुजरता है। लेकिन जो हम लोग का भारत का मानक समय रेखा है, ये 82.5 डिग्री पर जाता है, ठीक है, 82 डिग्री देशांतर पर जाता है। और यह मानक समय रेखा भारत के जो बीचों बीच यहाँ से होकर गुजरता है, यहाँ पर नैनी, जो कहा इलाहाबाद के जस्ट समीप है, इलाहाबाद स्टेशन पर उतरिएगा तो जस्ट उसके 1-2 किलोमीटर बाद नैनी स्टेशन आता है। तो यहाँ पर नैनी से पूरे भारत का समय मापा जाता है। तो हम लोग तो मापते हैं नैनी से, ठीक है, इलाहाबाद के पास पड़ता है। जब हम एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे थे तो उसमें मिर्जापुर लिखा हुआ था, तो कोई डरने की बात नहीं है। मिर्जापुर ऑप्शन में रहे तो मिर्जापुर मार सकते हैं, या नैनी इलाहाबाद दिया रहे तो नैनी इलाहाबाद भी आप लोग मार सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को पता हो गया, ठीक। अब यहाँ पर चलते हैं, भारत का अलग अलग नाम है, उस अलग अलग नाम को भी देख लेते हैं। देखिए भारत का नाम आर्यावर्त यहां पर इस तरह रहेगा, आर्यावर्त
भारत वर्ष, भारत, और इसके बाद आता है इंडिया, इंडिया के बाद हिंदुस्तान। यहां पर हिंदुस्तान 1 2 3 4 5, 5 हम लोग का भारत का क्या नाम हो गया, ये सारा नाम हो गया। लेकिन एक छठवां नाम भी है, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। आप रामायण पढ़े होंगे, आप रामायण जो देखे होंगे, जो लौह कुश से बता रहे थे, राम जी के जो राज दरबार है वहां पर रामायण पूरा बताया है, उसमें आप देखिएगा कि उसमें देखिएगा तो जम्मू द्वीप का चर्चा किया गया है। तो भारत का नाम जम्मू द्वीप भी था। देखिए आर्यावर्त, जो लोग यहाँ पर उत्तरी भारत में आर्य लोग आए थे, उत्तरी भारत में यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, भारत है, उत्तरी भारत में आर्य लोग आए, तो आर्य लोग यहाँ पर निवास करने लगे और पूरे भारत को क्या कह दिए, आर्यावर्त कह दिए। पूरे भारत को क्या नाम रख दिए, आर्यावर्त कर दिए हैं, आर्यावर्त कह दिए। सिंधु घाटी के आसपास जो आर्य लोग रह रहे थे, वे आर्य लोग वैदिक आर्य लोग थे। यानी वो क्या लोग, उस वर्तमान में कहा जाए तो उनको एक हिसाब से डॉक्टर कहा जाएगा, वैदिक आर्य लोग वे लोग थे। देखिए जो भारत और भारतवर्ष नाम रखा गया है, आर्य का सबसे प्रतापी राजा, आर्यों का सबसे प्रतापी राजा भरत थे। आर्यों का सबसे प्रतापी राजा भरत थे, जिनके नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष और भारत रखा गया, भारतवर्ष और भारत रखा गया। जो यूनानी लोग थे, जो यूनानी लोग थे, यह यूनानी लोग सिंधु घाटी के पास आए थे, सिंधु घाटी के पास यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। तो घूमने के लिए सिंधु घाटी के पास आए, सिंधु नदी के पास आए। तो इस सिंधु नदी नहीं कहते थे, इस सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहने लगा, इंडस कहने लगा। इस सिंधु नदी को इंडस कहने लगा, क्यों कहने लगा, हो सकता है कि इन लोगों को नहीं कहने आता होगा सिंधु नदी, इसीलिए इन लोगों ने सिंधु नदी को इंडस नदी कहने लगा। और जो यहाँ पर निवास करने वाले लोग थे, इस पूरे स्थल को क्या कह दिया, इंडिया कह दिया, जिसके चलते पूरे भारत का नाम क्या रख दिया गया, इंडिया रख दिया गया। इसी के नाम पर क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान किस तरह पड़ा, इसका नाम देखिए ईरानियों ने जब यहाँ पर सिंधु नदी के पास आया, इस सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहने लगा, इस सिंधु नदी को हिंदू कहने लगा। क्या कहने लगा, हिंदू कहने लगा, जिसके कारण भारत का नाम क्या रख दिया गया, हिंदुस्तान रख दिया गया। जिसके नाम पर भारत का क्या नाम रख देगा, हिंदुस्तान। यहाँ पर भारत को जम्मू द्वीप भी कहा गया है। रामायण में भारत का नाम क्या रखा गया है, जम्मू द्वीप। तो यह भारत के 6 नाम है। बहुत सारे लोग भारत के 5 ही नाम जानते थे, लेकिन आज जान जाइए भारत के क्या कितने नाम है, 6 नाम है। इस 6 नाम कहीं से न कहीं से क्या है, जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, अब लोग यहाँ पर चलते हैं। भारत का पहले आकार आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय आकार है। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय आकार है। और देखिए जो नीचे में पाया जा रहा था, जो नीचे में कन्याकुमारी आप देख रहे थे, क्या था, यहाँ पर कन्याकुमारी था। कन्याकुमारी का जो आगे का हिस्सा है, कन्याकुमारी, यहाँ पर 2004 ईस्वी में सुनामी आया, बहुत भयंकर सुनामी आया। इस भयंकर सुनामी में जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी पूरी तरह से जलमग्न हो गया, पूरी तरह से डूब गया 2004 ईस्वी में सुनामी आने के कारण। लेकिन अब क्या है, यह स्थल पूरी तरह से जलमग्न नहीं है, उसका हिस्सा कुछ न कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो 2004 ईस्वी में यहाँ पर क्या हुआ, जलमग्न हुआ। इसका चर्चा क्यों किया है, क्योंकि इसका चर्चा एनसीईआरटी बुक में किया है, इसलिए इसका चर्चा यहाँ पर भी हम कर दिया है। आप लोग को बता दिया है कि भारत का कितना क्षेत्रफल है। मैं यहाँ पर प्रतिशत में कहा जाए तो 2.4% हो जाएगा, लेकिन भारत का टोटल एक तरह से क्षेत्रफल कहा जाए तो कितना है, 32 लाख
87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल को वर्ग में लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। वर्ग किलोमीटर हम लोग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही क्या है, यही क्षेत्रफल हम लोग का 2.4% है। पूरे विश्व का कितना प्रतिशत, 2.4%। जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 17%। अब थोड़ा रिवीजन के तौर पर इसको देख लेते हैं। देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कितना प्रतिशत में है, 2.4%। यहाँ पर जनसंख्या कितना निवास करता है, 17% जनसंख्या निवास करता है पूरे क्षेत्रफल में। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत को देखा जाए तो दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि पर भारत आ जाता है। पहले स्थान पर आता है कौन सा देश, चीन आता है पहले स्थान पर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को देखा जाए तो सातवां सबसे बड़ा देश क्या है, भारत सातवां सबसे बड़ा देश है। इससे पहले 6 देश आएंगे, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद हम लोग का भारत आता है। आप लोग बताए हैं जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर देश है और यहाँ पर महादेश है। ठीक, अब आते हैं भारत का पूछेगा स्थिति, भारत का स्थिति पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और यहाँ पर 37 डिग्री, यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हम लोग का यहाँ पर भारत का विस्तार है। भारत का आकृति कैसा है, भारत का आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय आकार है। भारत का आकार कैसा हो जाएगा, चतुष्कोणीय आकार हो जाएगा। भारत का मानक समय रेखा कहां से होकर गुजरता है, भारत का मानक समय रेखा एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कहां से, मिर्जापुर से। लेकिन इस तरह देखा जाए तो कहीं कहीं लिखा हुआ है मिर्जापुर, कहीं कहीं नहीं, कहीं कहीं इलाहाबाद लिखा हुआ है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जो मानक समय रेखा ये क्या है, देशांतर रेखा है जो 82.5 डिग्री पर भारत के साथ होकर गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है, देखिए उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा और नीचे आ जाएगा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यह 5 स्टेट आ जाएंगे। भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। इन कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य होकर गुजरते हैं। 8 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए गुजरात आ जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यह 8 राज्य आ जाएंगे हम लोग के जो कर्क रेखा से होकर गुजरता है। पूछेगा कि कर्क रेखा से कौन कौन से शहर गुजरते हैं, तो यहाँ पर रांची आ जाएगा और भोपाल आ जाएगा। रांची और भोपाल कर्क रेखा से ही होकर गुजरते हैं। और यह कर्क रेखा पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, इसलिए इसे इक्वेटर रेखा कहते हैं। नहीं, यहाँ पर विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर रेखा कहते हैं। इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, सब इसी का नाम है। तो भारत पूरे विश्व को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा होता है। और जो ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में अधिक स्थलें हैं इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध कह देते हैं। नीचे में सबसे अधिक जल है इसलिए इसको जलीय गोलार्ध कह देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं भारत के कुल कितने नाम है। भारत के देखा जाए तो 6 टोटल नाम है। देखिए भारत के टोटल 6 नाम कौन कौन से हैं, आर्यावर्त, भारतवर्ष, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और यहाँ पर जम्मू द्वीप आ जाएगा। इस तरह भारत के टोटल कितने नाम हो जाएंगे, 6 नाम हो जाएंगे। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, यह स्थलीय सीमा से गुजरती है भारत का यह पड़ोसी देश। दो देश समुद्री तट से जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सा देश है, श्रीलंका और मालदीव। यहाँ पर हो गया भारत का तटीय सीमा
की लंबाई कितनी है? भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन द्वीप सहित भारत की स्थलीय यहाँ पर समुद्री सीमा कितना है? 7516.16 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर हम लोग का यह द्वीप सहित समुद्री सीमा है। स्थलीय सीमा का बात कहा जाए तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। सबसे अधिक स्थलीय सीमा कौन सा देश लगाता है? सबसे अधिक स्थलीय सीमा हमारा बांग्लादेश लगाता है। सबसे कम स्थलीय सीमा कौन सा देश लगाता है? अफगानिस्तान लगाता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक समुद्री सीमा लगाता है? तो गुजरात सबसे अधिक समुद्री सीमा लगाता है। सबसे कम समुद्री सीमा लगाने वाला राज्य गोवा हो जाएगा। यहाँ पर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा राज्य हो जाएगा। गोवा राज्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए उत्तर से दक्षिण का विस्तार भारत का है, नहीं, उत्तर से दक्षिण का लंबाई भारत का 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम के बीच, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तर का बिंदु कौन है? भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कौल। भारत का उत्तरतम बिंदु सबसे इंदिरा कौल। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। लेकिन पूछेगा कि भारत के स्थलीय यहाँ पर तटीय सीमा में सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी, जो 2004 ईस्वी में सुनामी के कारण हमारा कन्याकुमारी स्थल जलमग्न हो गया था। यहाँ पर आप लोग समझ लिए। और सबसे पूर्वी हिस्सा में कौन सा स्थल पाया जाता है? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। अरुणाचल प्रदेश में क्या पाया जाता है? किबिथु। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में किबिथु आ जाता है। सबसे पश्चिम में कौन सा स्थल आ जाता है? गोमोता। सबसे पश्चिम में गोमोता आता है। गौमोता। यहाँ पर सबसे पश्चिम में कौन सा आ जाएगा? गौमोता। देखिए पूर्वी अक्षांश, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट है और यहाँ पर 8 डिग्री कितना है? 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट। इधर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट है। और इधर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट है। आप अक्षांशीय, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार का अंतर करिए या पूर्वी देशांतर का अंतर करिए, दोनों के बीच कितना का लगभग अंतर आता है? 30 डिग्री का अंतर आ जाता है। भारत का मानक समय आपको पता है कहां से होकर गुजरता है? भारत के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। तो इतना ही चीज हम लोग को पढ़ना था। भारत का आकार और स्थिति जितना पढ़ना था उससे हम थोड़ा अधिक पढ़ा दिए हैं। अगर अधिक जानकारी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम जानकारी नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्त।